Everyone, good morning all of you. वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज हम जो एक टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में और इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो सारी इसी लेक्चर में हम डिलीवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक, जैसे आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी खासकर जो पैसे से रिलेटेड, अगर नैरो मैं मीनिंग इसका बताऊं तो जो पैसे के रिगार्डिंग होती है उसको हम इकोनॉमिक बोल सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ये इंक्लूड करते हैं हम। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग मतलब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो एक किसी भी फर्म की, कंपनी की, कंट्री की, आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट डालती हैं। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिलेट टू द ऑल इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो सभी इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स या निर्धारक के इंक्लूड किए जाते हैं जो क्या करते हैं, डेट इन्फ्लुएंस कमर्शियल एंड कंज्यूमर कंप्लायंस, जो कमर्शियल यानी कि आप बोल सकते हो कि बिजनेस से रिलेटेड और कंज्यूमर से रिलेटेड रूल रेगुलेशन को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इसके अंदर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखे हो जिसमें हमने बिजनेस इन्वायरमेंट को टू टाइप में डिवाइड किया गया था, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के फिर टू पार्ट थे। एक्सटर्नल में हमने पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं द टर्म इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंडिकेट ऑल दी एक्सटर्नल इकोनॉमिक सरकमस्टांस के बारे में बात करता है जो इफेक्ट डालते हैं कि कंज्यूमर की जो परचेजिंग प्रैक्टिस है उस पर या पूरी मार्केट पे आप बोल सकते हो, जिससे कि एक बिजनेस का प्रोडक्शन भी इफेक्ट होता है। अगर एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाएगी इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले इसने क्या बोला गया है, जैसे लाइक वेदर 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 का इफेक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ता है। बोलते हैं ना, बारिश होने के बाद अगर आप बीजों की रुपाई करते हो तो ज़्यादा अच्छी फसल होती है। बारिश का अभी पीछे जैसे कि ओलावृष्टि हुई थी तो उससे नुकसान ज़्यादा हुआ था गेहूँ को। तो द फैक्टर सच एज वेदर माइट अफेक्ट द एग्रीकल्चर बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, और बारिश के कारण ही फसल, आप बोल सकते क्रॉप जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा या कम होगा वो डिपेंड करता है। इसी तरह से एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का अगर आप बिज़नेस करते हो, लेकिन आजकल ऑनलाइन इंटरनेट के ज़माने के कारण न्यूज़पेपर की जो बिक्री में बहुत कमी आई है, आप ऐसे बोल सकते हो, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिस पर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के इफेक्ट को किसी भी कंपनी पर देखने के लिए हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं हम लार्ज स्केल पर, यानी कि जिसका इफेक्ट सभी कंपनियों पर पड़ता है, और एक करते हैं हम स्मॉल स्केल पर जिसका इफेक्ट सिर्फ एक कंपनी पर ही पड़ता है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है ना, तो लार्ज स्केल वाले को मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर बोलते हैं और स्मॉल स्केल वाले को हम माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। माइक्रो मतलब किसी एक इंडिविजुअल कंपनी या ग्रुप कंज्यूमर पर ही इफेक्ट डालता है। एक कंपनी, एक कस्टमर, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, उस पर इफेक्ट डालता है ये। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, याद रखना, पूरी की पूरी इकोनॉमी पर इफेक्ट नहीं पड़ता इन फैक्टर्स का, सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंपनी पर पड़ता है। लाइक सबसे पहले अगर हम बात करूँगा कंपटीटर की बात, तो कंपटीटर का इफेक्ट पर्टिकुलर एक कंपनी पर मतलब पड़ता है, ना कि सभी पर। मान लिया कि हिसार के अंदर आप हो और आपकी जिस एरिया में शॉप, अगर एक वहाँ पर एक नई शॉप ओपन होती है तो उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा, ना कि कोई राजस्थान में बैठा उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, या फिर हिसार के अलावा कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उस पर पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो कंपनी में सी एन इम्पैक्ट ऑफ देयर प्रॉफिट व्हेन द नंबर ऑफ कंपटीटर, अगर मार्केट में नंबर ऑफ कंपटीटर में चेंज आता है, यानी कि ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, उससे कंपनी का प्रॉफिट भी कम ज़्यादा होता है। दूसरा आता है जी डिमांड, कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कस्टमर डिमांड पहले क्या करता था, अब क्या करता है, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्शन कर रहे हो क्या वो टेक्नोलॉजी अब एब्सोलेट हो गई है, यानी कि उससे अब उसका चलन नहीं रहा, आप ऐसे बोल सकते हो। लाइक अगर आप पहले मान लें कि वॉच बनाते थे, लेकिन अब डिजिटल के कारण वॉच का जो ट्रेंड है, जैसे न्यूज़पेपर का ट्रेंड गिरा है वैसे वॉचेज़ का ट्रेंड भी गिरा है। ठीक है, रेडियो का ट्रेंड भी गिरा है, आप ऐसे बोल सकते हो, टीवी का ट्रेंड भी गिरा है। तो आप इनमें से अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो टेक्नोलॉजी के कारण आपकी क्या आप बोल सकते हो कि उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ता है। तो एक ही फर्म पर पड़ता है। दूसरा आता है जी मार्केट साइज। मार्केट साइज मतलब आप बोल सकते हो कि टोटल पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ सेल ऑफ, यानी कि एक कंपनी, मान लिया कि ये बीवरेज कंपनी है, इसमें आपने पता है दो कंपनियों ने ज़्यादा होल्ड कर रखा है, एक पेप्सिको और एक कोका कोला कंपनी। ठीक है, तो अगर मान लिया पेप्सिको का अगर मैं बोल सकता हूँ कि 60% शेयर है, कोका का 40% शेयर है, तो अगर ये शेयर कम ज़्यादा होगा
तो इनके प्रॉफिट और लॉस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, इनके इकोनॉमिक इफेक्ट इन पर पड़ता है। तो मार्केट साइज बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है किसी कंपनी का, मार्केट साइज कम होने से किसी कंपनी का प्रॉफिट कम होता है। नेक्स्ट वन आता है जी सप्लायर। सप्लायर एक्सपीरियंस सप्लायर आप बोल सकते हो, या फिर जिसके पास फाइनेंशियली स्ट्रेंथ अच्छे हो, वैसे सप्लायर अगर आपको मिलते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना फिर प्रॉब्लम आती है। सप्लाई, अब सप्लायर तो मिल गए हैं, लेकिन जो मटेरियल आपको चाहिए क्या वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको प्रोवाइड करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, और किस कॉस्ट पर प्रोवाइड करवा पाएगा, है ना। मान ले कि आपके पास, आपने देखा होगा जो पहाड़ों पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको चीज़ें महंगी मिलती है, और अगर हम नॉर्मल समतल जगह पे रहते हैं वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं। रीज़न होता है सप्लाई, कितनी पहुँच पाते हैं वहाँ पर। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन, यानी कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन आप सामान बेचते हो या ऑफलाइन बेचते हो या दोनों बेचते हो, वो भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन है या नहीं है, स्किल्ड एम्प्लॉय है या नहीं है जहाँ पर आप का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर हम जो माइक्रो फैक्टर का इम्पैक्ट दिखा रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी पे ही दिखा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर, क्या किसी पर्टिकुलर कंपनी में लोग पैसा लगाने के लिए रेडी हैं, मतलब उसके उस कंपनी के शेयर डिवेंचर बॉन्ड खरीदने के लिए रेडी है या नहीं है, वो भी इफेक्ट डालता है। मीडिया एंड कम्युनिटी, भाई अगर मीडिया इमेज बनाता है, जैसे कि लाइक अडानी को लेकर लगा लो, हालांकि वो टॉप में चल रहा है, लेकिन अडानी को लेकर न्यूज़ फैलाई जाती है, खासकर कांग्रेस के द्वारा या फिर अब और पार्टियों के द्वारा, कि ये जो है जो करंट गवर्नमेंट है उसके फेवर में काम करता है, समथिंग कुछ भी। तो मीडिया के अंदर जो रूमर्स होते हैं ना, जो अफवाहें होती हैं, वो भी इफेक्ट डालती हैं। एक मीडिया के थ्रू किसी कंपनी की इमेज को पॉजिटिव वे में भी क्रिएट किया जा सकता है और नेगेटिव, मतलब आपके लिए वो क्या कर रहा है वो इफेक्ट डालता है। ठीक है, जैसे पीछे मैगी के अंदर कुछ अगर मान ले कि हानिकारक चीज़ें मिली थी, तो उसको लेकर मीडिया ने कितना क्या किया, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो समथिंग सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। माइक्रो के बाद आता है जी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। क्या आता है मैक्रो इकोनॉमिक। अब याद रखना, इन फैक्टर्स का इफेक्ट जो है पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, किसी एक कंपनी पर नहीं, मतलब कंपनी पे तो है ही है, लेकिन एक साथ बहुत जगह इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर किसी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा है तो नो डाउट वो उस कंपनी के लिए आप बोल सकते हो कि सही नहीं है, लेकिन अगर लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये इकोनॉमी के लिए बेटर कंडीशन मानी जाती है। इन्फ्लेशन, अगर हेल्दी इन्फ्लेशन है, आप बोल सकते हो कि अगर थोड़ा थोड़ा करके महंगाई बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो फिर प्रॉफिट मार्जिन होना भी चाहिए और किसी देश की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन अगर रैपिडली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसका फिर प्रॉब्लम आती है। लाइक जैसे आपने देखा हो श्रीलंका के अंदर इसका एग्जांपल देख सकते हो, पाकिस्तान के अंदर इसका एग्जांपल देख सकते हो रैपिड इन्फ्लेशन का। फिर आता है जी इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक से आपको सस्ती दर पर लोन मिल रहा है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, लेकिन अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी तो ये नेगेटिव सिंबल आप शो कर सकते हो। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट नॉर्मली ये 1 ईयर के लिए अंदर होती है। एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है एक साल के अंदर, उसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी बोलते हैं। और किसी भी इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ को या इकोनॉमिक हेल्थ को चेक करने के लिए जीडीपी का सहारा लेते हैं। ठीक है, जैसे अब इंडिया की जीडीपी जो है वो क्वार्टरली इसको मेजर किया जाता है, वैसे तो क्वार्टरली बोल सकते हैं, ईयरली भी बोल सकते हैं, तो वो अच्छी खासी बढ़ के आई है। टैक्सेस कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कितना कम किया है, ज़्यादा किया, आपने देखा जब भी बजट आने वाला होता है तो सबकी नज़र यही रहती है, खासकर मिडिल मैन की, कि जो इनकम स्लैब है उसको थोड़ा और बढ़ा दें। ठीक है, या फिर जैसे बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि उनका जो टैक्स रेट है वो कम कर दे, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। फिर आता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से आप कन्वर्ट करते हो, तो एक्सचेंज रेट भी टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होती रहती हैं। शायद $1 अभी 80-85 के आसपास हैं। और ये जितना आप बोल सकते हैं, जैसे ₹1 अगर आप 85 रुपये में मिल रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में $1 85 के बराबर है और फ्यूचर में $1 70 रुपये के बराबर होगा, इसका मतलब हम कहेंगे रुपया स्ट्रॉन्ग हो गया, डॉलर वीक हो गया है। रहता है जी कस्टमर डिस्क्रिपेंसरी इनकम, मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद जो कस्टमर के पास बचता है ना, वो डिपेंड करता है सर। ठीक है, अगर मान ले कि जैसे कि अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जैसे कि बीपीएल कार्ड बना रही है सबके, ठीक है, मेडिकल आयुष्मान स्कीम के थ्रू मेडिकल फ्री दे रही है, राशन फ्री दे रही है, तो इससे क्या होगा, जो छोटे मोटे खर्चे या रहने के लिए मकान दे रही है, तो इससे गरीब व्यक्ति का क्या होगा कि उसके पास रहने के लिए मकान हो गया, खाने के लिए सरकार दे रही है फ्री में लगा लो या कम पैसे में लगा लो,
और दूसरा आप उसके पानी की व्यवस्था पर हेल्थ के रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइड करवा रही फ्री में। तो इससे कि कस्टमर के पास जो मान लीजिए 10,000 रुपये भी कोई अगर सेविंग काम करता है और ये सारी चीज़ें उसको फ्री में मिल रही है, तो उसके पास खर्चने की पावर ज़्यादा होगी। खर्चने की पावर ज़्यादा मिलेगी तो आप बोल सकते हो कि वो पूरी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। रिटेल सेल रिटेल सेल रिटेल सेल का मतलब क्या होता है, पढ़ लीजिएगा। हाउ मच द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री स्पेंडिंग एज द होल, कि पूरे देश की जो पॉपुलेशन है कितना स्पेंड करती है कुल मिलाकर, ये इकोनॉमी की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। फिर आता है जी इंटरनेशनल, ये विदेशों से हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो इन सब फैक्टर का इफेक्ट जो आप बोल सकते हो कि सभी पर पड़ता है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक ही इंडस्ट्री पे ना होकर सब पर पड़ता है। फिर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, बहुत मैटर करता है जी इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो कि इंडस्ट्रियां जो है वो नेचर को बचाने के लिए क्या कुछ करती है। लाइक जो इंडस्ट्री से गर्म पानी निकलता है उसको डायरेक्ट कैनल में, यानी कि आप बोल सकते हो नहरों में या नदियों में ना बहाकर उसको ट्रीट करके उसके लिए मशीनें लगाकर उसको स्वच्छ बनाकर फिर डालना चाहिए, उसके रिगार्डिंग लगा सकते हो। या एनवायरनमेंट अर्थक्वेक आ गया है किसी जगह पर तो क्या कुछ सिस्टम होता है, मतलब अल्टीमेटली नेचुरल डिजास्टर के बारे में यहाँ पर बात की गई। तो ये कुछ माइक्रो और मैक्रो लेवल के फैक्टर थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है क्रॉस मैचिंग में, कुछ आपके पास ऑप्शन दे देगा तो और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, कौन सा कैसा है। या फिर अगर आप सब्जेक्टिव पेपर की बात करेंगे तो ये रिटन में भी आ सकते हैं। तो थोड़ा आप बोल सकते हो कि वाइब्रेंट टॉपिक है ये, थोड़ा यहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में। फिर आता है जी कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको पता है, यहाँ पर एक जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात आती है हम एलपीजी के बारे में पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इसके बारे में पहले भी हम डिलीवर कर चुके हैं और कुछ यहाँ पर और करने वाले हैं। तो आपको पता है कि जुलाई 1991 के अंदर हमारे देश की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया गया था। सॉरी। तो क्या कुछ उस टाइम जो आप बोल सकते हो कि रिफॉर्म किए गए थे उनके बारे में एक झलक यहाँ पर देख लेते हैं कि गवर्नमेंट डिक्रीज द नंबर ऑफ इंटरप्राइज बिलो मैंडेटरी लाइसेंसिंग। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन 1991 के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 इंडस्ट्री ऐसी चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। सॉरी। फिर देखा है मैनी ऑफ द बिजनेस हेल्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर द इनिशियल पॉलिसी और जस्टिफाई, यानी कि आप बोल सकते हो पहली बात तो कि लाइसेंस कम लेने के लिए कम के लिए किया गया। दूसरी बात ये कही गई जो पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइज थे ना, उसको 4 कैटेगरी में आप बोल सकते हो, 4 इंपॉर्टेंट फीचर उसके बनाए गए थे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के लिए, सरकारी जो उद्योग थे उनके लिए। पहला तो क्या किया गया था, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से अगर छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू बनेगा तो यहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि पब्लिक सेक्टर वाइड डिफाइन ओनली 4 इंडस्ट्री फॉर द वाइटल इंपॉर्टेंस। क्या क्या, पहला रिडक्शन इन द इंडस्ट्री रिजर्व ऑफ द पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर के लिए पहले मतलब अल्टीमेट आप ये मान लो जैसे बीएसएनएल था, तो पहले टेलीकम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही रहता था, प्राइवेट नहीं थी। फिर सरकार ने क्या किया, उसको कम कर दिया। मतलब इस तरीके से जहाँ पर जिस फील्ड में सिर्फ सरकारी कंपनियां या सरकारी सेक्टर सरकारी डिपार्टमेंट ही काम करते थे उनको प्राइवेट के लिए ओपन करना, पहला काम तो ये था। दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी आप बोल सकते हो घाटे में चल रही थी उसको बंद करना, या बोल सकते हो प्राइवेट लोगों को बेचना। क्लोजर ऑफ द सिक्योरिटी, यहाँ पर बंद करना है, यहाँ पर प्राइवेट लोगों को बेचना है। यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्राइवेट लोगों को बेचना, और क्लोजरनेस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर जो इंडस्ट्री बिल्कुल घाटे में चल रही थी जिसको प्राइवेट वाले भी नहीं ले रहे तो उसको बंद कर दो जी। फिर आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके थ्रू क्या किया गया था, जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थी जो घाटे में चल रही है उनको स्पष्ट शब्दों में ये बोल दिया गया था कि अगर आपने इस पर्टिकुलर पीरियड का तक मान लें कि 1 साल 2 साल जो भी था, अगर आपने प्रॉफिट अर्न नहीं करते तो हम इसको मजबूरन बंद करना पड़ेगा। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर था। ठीक है, तो ये चारों के चारों आपको थोड़ी सी याद करने पड़ेंगे। और आगे आता है जी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर कंपनी को प्राइवेट सेक्टर कंपनी को बेचना। ठीक है, फिर आता है जी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग आप बोल सकते हैं एफडीआई है। पहले कुछ एरिया में जो एफडीआई थी अब तो मोस्टली एरिया में 100% एफडीआई कर दी गई है। और एक आता है ऑटोमेटिक रूट, एक आता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है भाई विदेशी कोई व्यक्ति आएगा तो यहाँ पर सरकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो
एरियाज डिसाइड होता है, वहाँ पर अपना जाके फैक्ट्रियाँ कंपनीज ओपन कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूट का मतलब होता है भाई पहले सरकार से परमिशन लेगा फिर उसको ओपन करेगा। तो ये अलग अलग भी होती है, मान लीजिए 100 का 100% ऑटोमेटिक रूट, ऐसा कुछ एरिया हो सकते हैं, या कुछ एरिया ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन, या कुछ मिक्सर भी इनका हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि ऑटोमेटिक अप्रूवल भी इसी के द्वारा दी गई थी, खासकर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करता तो उसके रिगार्डिंग। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड का स्थापना की गई थी, हालांकि अब ये 2017 में बंद कर दिया गया और इसकी जगह फिर जो नया आया है उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहले था प्रमोशनल बोर्ड, अब बोलते हैं फैसिलिटेशन पोर्टल बोलते हैं। ये याद रखना है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो डेटा है, डेटा आपको याद करना पड़ेगा जी। अब इन्हीं पूरे डेटा को, मतलब यहाँ से देखो आप, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म में ये क्रक्स दिया गया था कि क्या कुछ हो सकता है मेजर। अभी इनको अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके ऊपर पढ़ते हैं। याद रखना, मैंने पहले बताया कि एक क्लास इसके ऊपर एलपीजी पे पहले भी आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक में भी आता है, तो यहाँ पर कुछ अलग और करवाया गया है। लिबरलाइजेशन, जैसा कि आप सबको पता है कि लाइसेंस वगैरह की जो प्रथा है वो ख़त्म करना लिबरलाइजेशन होता है। लाइसेंस, ये देखिए यहाँ पर अगर आप रीड आउट करते हो तो लाइसेंसिंग परमिट लेना या कोटा राज को क्या कर दिया गया? एंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया था। तो क्या कुछ इसमें मेन पॉइंट थे, आइए वो रीड आउट करते हैं। पहला, एलिमिनेटिंग द लाइसेंसिंग टर्म इन द मोस्ट इंडस्ट्री, यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्री में अब लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कुछ इंडस्ट्री को छोड़कर। अभी कुछ इंडस्ट्री में भी स्मॉल, मीडियम, ठीक है, SM, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, MSME जिसको बोलते हैं ना, उनको छोड़कर बस जो जैसे कि मान लिया कि खादी वस्त्र उद्योग है, वो छोटे उद्योग, छोटे बिजनेसमैन के लिए रख दिया गया था, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट का, वो छोटे बिजनेसमैन के लिए। ऐसे बहुत सारी एक लिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ छोटे बिजनेसमैन के लिए रखा गया था। तो वहाँ पर तो लाइसेंस लेना पड़ता है, अगर उस एरिया में जाओगे, या फिर लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। लेकिन बाकी सभी के लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, कोई भी आप किसी भी तरह की मार्केटिंग एक्टिविटी कर सकते हो, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है। फिर आता है जी यहाँ पर कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉमोडिटी एंड सर्विस, आप एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसपोर्टेशन पे आसानी से आ जा सकते हो, तो उसके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस्ट प्राइस आप अपना डिसाइड कर सकते हो जी, कॉमोडिटी का मतलब पहले सरकार डिसाइड करती थी, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस डिसाइड कर सकते हो। फिर आता है जी प्राइवेटाइजेशन। क्या आता है? प्राइवेटाइजेशन। याद रखना, लिबरलाइजेशन में लाइसेंस प्रथा को खत्म किया गया, प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया था, जो सरकारी उद्योग धंधे थे ना, उनको प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया। जो डिसइन्वेस्टमेंट, एक वर्ड आपने सुना भी होगा, डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके अंदर वो आता है कि सरकारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो सिर्फ सरकार के लिए थी, ठीक है, उनको प्राइवेट लोगों के लिए ओपन कर दिया गया, पहला। दूसरी बात, जो सरकार घाटे में चल रही थी, जो सरकार की कंपनियां घाटे में चल रही थी, उनको बेचकर प्राइवेट लोगों को दे दिया गया था, ठीक है। इसके लिए एक जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थी, वीक इंडस्ट्री थी या लॉस मेकिंग इंडस्ट्री थी, उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका पूरा नाम था बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्या नाम था? 1991 में बनाया गया था, BIFR। लेकिन 2016 में इस बोर्ड को भी ख़त्म करके इसकी जगह 2 बोर्ड बनाए गए थे नए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये याद रखना, दोनों के दोनों आपको ज़रूरी है, डेट भी इसकी याद रखनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल दिया गया प्राइवेटाइजेशन का कि इंडियन गवर्नमेंट ऑप्शन दिया है प्राइवेटाइजेशन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को नवंबर 2019 में कि इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए। नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, देखो क्या था, आपको याद हो तो लिबरलाइजेशन के अंदर था लाइसेंसिंग प्रथा खत्म करना, प्राइवेटाइजेशन के अंदर था कि डिसइन्वेस्टमेंट करना या वो एरियाज को पब्लिक प्राइवेट के लिए ओपन कर देना जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट के लिए थी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया को छोड़कर जितने भी देश है वो सभी भारत के अंदर बिजनेस कर सकते हैं और भारत वाले बाहर जाके तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो था ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? सबसे पहले कि इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंसिंग प्रथा को आप एलिमिनेट कर सकते हो, या इंपोर्ट लाइसेंसिंग अच्छे से मिल जाएगा। आप किसी चीज़ को इंपोर्ट कर, सरकार परमिशन दे देगी। टैरिफ मतलब टैक्स वगैरह की लिमिटेशन की गई। क्वांटिटेटिव कांस्टेंट यानी कोटा सिस्टम आप बोल सकते हो, जहाँ पर क्वांटिटी, देखो 2 तरीके से पहले रिस्ट्रिक्शन लगाती थी सरकार। एक तो लगाती थी
क्वांटिटी के बेस पर, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि चाइना से सिर्फ 20,000 मोबाइल ही आएंगे इस साल, ऐसा मान लिया। एक आती थी वैल्यू के बेस पर, इतने रुपए का माल आ सकता है, उसमें चाहे 20,000 मोबाइल हो, चाहे 25 हो, चाहे 15 हो। तो इस टाइप से जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको दूर यहाँ पर किया गया है। ओके, फिर आता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना यहाँ से भी बन सकता है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के टाइप कौन कौन से हैं। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर टू द कंडीशन या फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर बोल सकते हो परफॉर्मेंस किसी भी, मैंने जैसे पहले बात की थी, किसी भी कंट्री हो सकता है, रीजन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कंपनी हो सकती है, ठीक है। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमिक पॉलिसी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो भी XYZ हो। तो ये देखिए जैसा नाम है वैसा इसका काम है, तो यहाँ पर साथ में लिखा गया है, और ये लिखा सिर्फ इसीलिए साथ में गया है कि ताकि आप कुछ अगर रिटर्न में कुछ लिखना हो तो इसकी हेल्प आपको मिल सके। पहला आता है स्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब बताओ कि स्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसको बोलेंगे? सर, जहाँ पर ना तो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो, ना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहे। जैसे हम मान लें कि बीजेपी गवर्नमेंट है, 10 साल से अगर 5 साल और आ गई तो इसको हम स्टेबल इन्वायरमेंट बोलेंगे, ठीक है। पहले कांग्रेस रहती थी लंबे टाइम तो उसको स्टेबल बोलते थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? जहाँ पर हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है, वहाँ पर अनस्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है। स्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसको बोलेंगे? जहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, ताकि वहाँ पर फॉरेनर आकर पैसा लगा सके। नेक्स्ट वन आता है जी रिसेशनरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। रिसेशनरी का मतलब आप बोल सकते हो, जैसे आपने देखा भी होगा, ऐसे बनाते थे हम, मान लें कि ये स्टेबल जीडीपी का बना दिया। आप कैसे बना सकते हो? तो लाइक ये आपका बूम, रिसेशन, ऐसे, सॉरी ये मैंने नीचे थोड़ा सा मिल गया है, एक वेट ए मिनट, हाँ जी, यहाँ देखिएगा, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये रहा, ऐसे बनाते थे, ठीक है। ये बूम की कंडीशन होती थी। किसकी कंडीशन होती थी? बूम। ये रिसेशन की कंडीशन होती थी, रिसेशन, ठीक है। और ये डिफ्लेशन की कंडीशन, डिफ्लेशन दी, मंदी आना का, ठीक है। ये रिकवरी की कंडीशन होती थी, फिर बूम की कंडीशन होती थी। ऐसे हम ये इमेज बनाते थे। तो स्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है जहाँ पर बूम या रिसेशन की कंडीशन ना हो, स्टेबल हो। रिसेशनरी मतलब मंदी, बिल्कुल मंदी आ गई सर यहाँ पर। ड्यूरिंग रिसेशन आप बोल सकते हो कि लोगों की नौकरियाँ चली, जैसे कोरोना काल में आई थी ना, उस टाइप से आप बोल सकते हो। नेगेटिव जीडीपी लगा लो आप। और रिसेशनरी का मतलब होता है कि लगातार 6 महीने तक अगर जीडीपी नेगेटिव चलती है तो, ठीक है। इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई, बहुत ज़्यादा रैपिड इन्फ्लेशन होता है, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप इन देशों में आपने देखा भी होगा। डिफ्लेशनरी का मतलब होता है डिक्लाइन स्टेज, यानी कि रिसेशन और डिफ्लेशन में क्या फ़र्क है देखिएगा। सिंपल ऐसे बना देता हूँ, ये बूम की कंडीशन, ठीक है, ये डिफ्लेशन की कंडीशन, ये रिसेशन की कंडीशन आप बोल सकते हो, ये रिकवरी की कंडीशन, और फिर बूम की कंडीशन। रिकवरी बोलो, इन्फ्लेशन। तो इसने बोला भी डिफ्लेशनरी मतलब मंदी का दौर है ये, ठीक है। यानी कि रिसेशन तो लगातार 6 महीने तक मंदी रही तो, लेकिन डिफ्लेशन का मतलब जैसे मान लीजिए 1 क्वार्टर मंदी आ गई तो उसके रिगार्डिंग ये बात की गई है, ठीक है। फिर आता है जी बूम या फिर एक्सप्लोरेटरी कंडीशन। आप बोल सकते हो यहाँ पर हर चीज़ अच्छी होती है, लाइक कोई मंदी का सिंबल नहीं होता, कंज्यूमर है वो भी खुश रहते हैं, और बिजनेसमैन भी खुश रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, हर किसी को नौकरी मिल जाती है, उस टाइप से। तो ये तो जो 5 फेज दिए गए थे बिजनेस साइकिल के दिए गए थे। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन से, हाईली कम्पिटिटिव इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। हाईली कम्पिटिटिव इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर कोई भी नई बिजनेस आ सकता है, फॉरेनर भी आ सकता है, इंडियन भी आ सकता है, कोई जा सकता है, ओपन मार्केट आप बोल सकते हैं, कोई बैरियर नहीं होता सरकार की तरफ से। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, ये तो थोड़ी वोलेटाइल ज़्यादा होती है, याद रखना, रिस्की, हाइयर रिस्की एंड वोलेटाइल मार्केट। अगर आपसे पूछा जाए, इन सारे माले के ऊपर लिख दिया, एक स्टेटमेंट बना दी कि हाईली रिस्की एंड वोलेटाइल मार्केट का एग्जांपल बताइए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, तो आप बोलोगे इमर्जिंग मार्केट, जो उभरती हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है जी डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। डेवलप्ड का मतलब होता है हर चीज़ वो अचीव कर चुकी है जी, वहाँ पर वोलेटिलिटी या रिस्क जो होता है वो ना के बराबर होता है।
ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड की बात की गई है। इंटरनेशनल ट्रेड बोल सकते हो आप, एक्सचेंज रेट बोल सकते हो, इंटरनेशनल पॉलिसी बोल सकते हो। जो आप ये मान लो कि जैसे इंडिया जो WTO से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से जो डील करता है ना, वो ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है। रेगुलेटरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स के रिगार्डिंग क्या कानून बनाती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी बनाती है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाती है, ये इसके अंदर आएगा। टेक्नोलॉजी ड्राइवन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि UPI अपना हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, ठीक है, सबके जनधन खाता खोलना हो गया, ठीक है, AI का यूज़ हो गया। खासकर आपने देखा हो तो अब जो PM है वो बार बार यूज़ करते हैं AI का, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लाइक आपने हिंदी में बोला था, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुन सकते हो साथ ही साथ। रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है कि जी आपका एग्रीकल्चर प्राइमरी के बाद, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसके लाइक जैसे मछली पालन इसके अंदर आ जाता है, और पशुपालन इसके अंदर आ जाता है। कोयले से कोयले अवशेषों की खदानों से कोयला निकालना इसके अंदर आ जाता है। ऑयल मिनरल निकालना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। और एट लास्ट में ये बोला गया है कि सभी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो भी जितने भी आप टाइप पढ़ के आए हो, 12 के 12 जो टाइप पढ़े हैं, हर टाइप के अपने चैलेंजिंग हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी हैं। तो एक बिजनेस को, गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल को इसके लाभ हानि पढ़कर ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये था जी आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में डिटेल से। होप सो ये लेक्चर आपको कैसा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।